अगर इस सिस्टम को जाली करार दे रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से अपने आप को भी जाली करार दें, क्योंकि एक उंगली अगर वो नून लीग पे उठाते हैं तो 4 उंगलियां उनकी तरफ भी पॉइंट आउट करती हैं। भाई धांधली हुई है तो उसके कोई सबूत सामने रखें ना। आप कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत हैं, अभी तक क्या कोई सबूत पेश किया गया? बिल्कुल नहीं, कोई सबूत पेश नहीं किया गया। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि फॉर्म 47 जो है वो सखर में कैसे बना। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि फॉर्म 47 जिसका ताना हमें दिया जा रहा है वो कश्मीर में कैसे बना, वो मीरपुर खास में कैसे बना। अमेरिका और ईरान डायरेक्टली एक दूसरे पे अभी अटैक नहीं कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है। कुर्रे अर्ज पे एक मुल्क इजराइल है जो ये समझता है कि इस जंग को जारी रहना चाहिए और खित्ते के ममालिक को इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। ये उसकी पहले दिन से कोशिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इंतखाबी नतायज और मुबैना धांधली के इल्जामात पर लफ्जी जंग तेज हो गई है। वफाक में इत्तेहादी जमातें खुलकर आमने सामने हैं। बिलावल भुट्टो ने मीरपुर इलेक्शन के नतायज तस्लीम करने से सिरे से इनकार कर दिया है। वो कहते हैं फरवरी 2024 के इंतखाबात पर मैं सवालात उठा रहा हूँ। बिलावल भुट्टो की जारहाना हिकमत अमली से वफाकी हुकूमत के मुस्तकबिल पर भी एक सवालिया निशान तो है। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने एक जमात के हवाले से कहा कि किसी एक इलेक्शन में भी वोट से नहीं जीती, वो हर बार धांधली से वजीर आजम और वजीर आला बनते हैं। आज भी ये फॉर्म 47 की वजह से इख्तिदार में बैठे हैं। नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार को कश्मीर में धांधली नहीं करने देंगे। नस्ल दर नस्ल जो धांधली के पैदावार है वो समझते हैं कि कश्मीर में हम इनको धांधली करने देंगे। अगर कोई आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो ये फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को जवाब देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि सियासी मैदान में शिकस्त मिलती है तो कबूल करने को तैयार हूं। चोरीशुदा नतायज किसी सूरत कबूल नहीं करूंगा। ये कैसे कबूल कर लूं कि एक हल्के में 90% टर्न रहा, बाइकआउट के माहौल में भी 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करके चौधरी यासीन को उनके हवाई हल्के से हराया गया। ठप्पे लगाने की वीडियो सबूत के तौर पर पेश कर दी है। बिलावल भुट्टो ने मुतालबा किया कि मीरपुर में दोबारा पोलिंग कराई जाए। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने का मुतालबा करते हुए कहा कि आजाद कश्मीर के मौजूदा बहरान का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। हमारा ये मुतालबा है कि सच और मुफाहमत का कमीशन मानो। अगर आप समझते हो कि आप सच के साथ खड़े हो तो फिर क्यों इनकार कर रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे हैं कि हम ये सच और मुफाहमत कमीशन बनाए जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिलावल भुट्टो ने पीटीआई को इलेक्शन के बाइकआउट के फैसले पर नजरसानी की अपील भी की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीटीआई आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के बाइकआउट के फैसले पर नजरसानी करे और जमहूरी अमल का हिस्सा बने। सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। बाइकआउट से जमहूरियत कमजोर होती है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीटीआई को चाहिए कि वह मैदान ना छोड़े और अवामी ताकत का इस्तेमाल करे। बैरिस्टर गौहर ने बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर जवाब देते हुए कहा कि पीटीआई ने बाइकआउट का फैसला इसलिए किया था कि इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। आज़ाद कश्मीर के मसाइल का हल सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन में है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर पीपल्स पार्टी की जानिब से धांधली के इल्जामात पर एक बार फिर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। वो कहती हैं पीपल्स पार्टी जो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, धांधली का रोना रो रही है। क़यामत कितने बजे है? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अज़मा बुखारी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में अवाम ने तरक्की और जिद्दत को वोट दिया, जिसे मुखालफिन को दिल से तस्लीम करना चाहिए। लेकिन मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात के बाद एक जमात के जहनी दबाव और फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होता जा रहा है। बिलावल भुट्टो पर तंज करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा जब ओहदे लेने थे तो लाइन में खड़े थे, आपको ये दोगली बातें सूट नहीं करती। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा बिलावल साहब ने कल किसी का गला पकड़ा और रात तक पैर पकड़कर बैठे रहे। वो बात ना करें जिस पर शाम को सफाइयां देते फिरें। जब हौसला नहीं था तो बात ना करते, फिर कहते रहे कि मैंने ये तो नहीं कहा था, मेरा ये मतलब नहीं था। बिलावल साहब ने कल किसी का गला पकड़ा और फिर रात तक पांव पकड़ के बैठे रहे। मीरपुर डिवीजन के लोगों ने जिस तरक्की, कारकर्दगी और खुशहाली को अपनाने के लिए जो वोट दिया है और जिस तरह 2/3 अक्सरियत से वोट दिया है, यही कंटिन्यूटी आपको 2 अगस्त और 10 अगस्त को मिलेगी। तो थोड़ा बहुत जो रोना धोना है वो इन 2 डेटों के लिए भी जो है बचा के रख लें। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा, यह आप नहीं फॉर्म 47 का नशा बोल रहा है।
क़यामत 2024 में आ गई थी। 2024 में खैरात के मैंडेट बट रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्जील मेमन ने कहा कि नून लीग ने पंजाब में धांधली और खैरात के जरिए हुकूमत बनाई। नून लीग ने मीरपुर डिवीजन में भी धांधली की। हमने धांधली के सबूत पेश कर दिए हैं। 2024 में जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने धांधली के जरिए इक़्तिदार में आए और वो चाहते इंतखाबात को भी उसी तरीके से ये हुकूमत बनाए जिस तरीके से खैराती तौर पे 2024 में मुस्लिम लीग नवाज ने पंजाब में हुकूमत बनाई। चीफ मिनिस्टर साहिबा जो कि खुद फॉर्म 47 के तहत धांधली के जरिए खैराती मैंडेट के जरिए उनकी चीफ मिनिस्टर साहिबा बैठी हुई है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजा परवेज अशरफ ने इल्जाम आयद किया कि बाज़ मकामात पर वोटों को जलाने और उनके कारकुनों को तशद्दुद के जरिए पोलिंग स्टेशनों से निकालने के वाकयात पेश आए। उन्होंने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीडियोस दिखाने की कोशिश की गई, ताहम प्रोजेक्टर में फनी खराबी आने के बायस ये मुमकिन ना हो सका। नून लीग के रहनुमा और वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी एक बार फिर अपनी पुरानी रवायात दोहरा रही है। बगैर सबूत धांधली के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने मीरपुर डिवीजन में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक कामयाब होने वालों में LA1 मीरपुर 1 से अजहर सादिक, LA2 मीरपुर 2 से चौधरी कासिम मजीद, LA3 मीरपुर 3 से चौधरी यासर सुल्तान शामिल हैं, LA4 मीरपुर 4 से रुखसार अहमद, LA5 भिम्बर 1 से वकार अहमद नूर, LA6 भिम्बर 2 से मोहम्मद रज़ाक चौधरी, LA7 भिम्बर 3 से तारिक फारूक, LA8 कोटली 1 से जफर इकबाल मलिक, LA9 कोटली 2 से उमैर नईम, LA10 कोटली 3 से मोहम्मद यासीन चौधरी, LA11 कोटली 4 से मोहम्मद आसिफ, LA12 कोटली 5 से मोहम्मद रियासत खान, जबकि LA13 कोटली 6 से एयाज अहमद को कामयाब करार दिया गया है। अच्छा बैरिस्टर अकील मलिक साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि बिलावल भुट्टो साहब ने मीरपुर इंतखाबात के नतायज मुस्तरद किए हैं और स्पेशली वफाक पर नून लीग के मैंडेट पर बहुत बड़े बड़े सवालात उठा रहे हैं। इस बार फिर उन्होंने मुजफ्फराबाद में भी तकरीर की और यही कहा कि नून लीग वाले हर बार धांधली से वज़ीर आज़म भी बनते हैं और वज़ीर आला भी वो धांधली से ही बनते हैं और फॉर्म 47 की वजह से इक़्तिदार में बैठे हैं। सर पहले ये सब ताने आपको सूट करते थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी, लेकिन सर अब तो ये ताने पीपल्स पार्टी दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब। सलमान साहब, ये वही इक़्तिदार है जिसके मज़े पीपल्स पार्टी खुद लूट रही है। तमाम तरह आइनी ओहदे खुद रख के बैठी हुई है, चाहे वो गवर्नर्स हों, चाहे चेयरमैन सेनेट हो, चाहे सदर पाकिस्तान हो, और इसी तरह कमेटीज़ की भी चेयरमैनशिप्स जो हैं सर वो बहुत मजबूर हैं, कह रहे सिस्टम बचाना है, इनकी मर्जी, बहुत मजबूर हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेतहाशा कुर्बानियाँ हैं इनकी, बिल्कुल जमहूरियत को बचाने के लिए। अगर इस सिस्टम को जाली करार दे रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से अपने आप को भी जाली करार दें, क्योंकि एक उंगली अगर वो नून लीग पे उठाते हैं तो 4 उंगलियां उनकी तरफ भी पॉइंट आउट करती हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि फॉर्म 47 जो है वो सखर में कैसे बना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि फॉर्म 47 जिसका ताना हमें दिया जा रहा है वो कश्मीर में कैसे बना, वो मीरपुर ख़ास में कैसे बना, वो कराची में कैसे बने। मतलब इट्स एन एंडलेस डिबेट। मैं समझता हूँ गैर संजीदा, गैर ज़रूरी और इंतहाई गैर मुनासिब जो है एलिगेशंस लेवल की गई हैं हमारी पार्टी के ऊपर, हमारी पार्टी की क़यादत के ऊपर। और बिल्कुल ये नहीं हो सकता कि आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपके साथ जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से रहा जाए और फिर आप इस तरह की बेबुनियाद किस्म की, फजूल किस्म की बातें आप करें। इसकी मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ कि इत्तेहादी जब हैं तो आप ये इस किस्म के ताने देना, इस किस्म की टॉन्ट्स करना, ये कोई मुनासिब रवैया नहीं है, कोई मुनासिब बात नहीं है। और एक वज़रा की आपने अपने सिंध के जो वज़रा हैं या पार्टी की दीगर अहदेदारान हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उनकी एक लाइन आपने लगा दी। अगर वाकई धांधली हुई आज़ाद कश्मीर के मीरपुर के इलेक्शन में तो वाक़तन चौधरी यासीन साहब के घर से आर ओ क्या कर रहा था जिसको पकड़ा गया, जिसकी वीडियो मौजूद है। कहते हैं 30 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन में जो है वहाँ पे उन पर कोई ज़दोकोप किया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई छोटी मोटी अनॉमलीज़ नहीं होंगी, कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई होंगी। ज़ाहिर बात है इलेक्शन का प्रोसेस है, लोग ज़रा हार्श भी हो जाते हैं, हीटअप भी हो जाते हैं। लेकिन वहाँ की इलेक्शन कमीशन ने भी कहा, वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि इलेक्शन बिल्कुल पुरअमन तरीके से ओवरऑल अगर देखा जाए साफ़, शफाफ और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हैं उसका इनेकाद कराया गया। अब अपनी हार को तस्लीम करने में जो आड़ है वो पता नहीं, अच्छा वो आ रही है। अच्छा बींगा आपका एक प्रोफाइल है वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ है, कानून की शक्ल में बताएं, इंसाफ की शक्ल में भी ज़रा मुझे बताएं। बिलावल साहब ना
रियासत को एड्रेस कर रहे हैं कि रियासत को होश के नाखून लेने हैं कि आपको मुल्क के मफाद में चलना है कि नून लीग के मफाद में जाना है। मैं इस सारे सिनेरियो में रियासत किसको समझूं? उसकी कोई एक्सप्लेनेशन रात को दी है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बैठ के, क्योंकि वो उस बोझ के साथ मेरे ख्याल से रात को सो नहीं सकते थे, तो वो बोझ हल्का करने के लिए मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की टीवी स्क्रीन्स की जीनत वो बने और एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट ही बैडली फेल्ड एंड आई से दिस यू नो वेरी कैंडिडली, क्योंकि उन्होंने भरपूर कोशिश की कि रियासत का मतलब क्या है उसको वो एक्सप्लेन करें। फिर उन्होंने कहा मैंने इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद नहीं की, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट पे मैं तनकीद नहीं थी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को एड्रेस नहीं किया। आई थिंक उनकी उस स्टेटमेंट को उठा के देख लें, उस बयान को उठा के देख लें जो आपने अभी दोबारा दोहराया है, और उसको देखें तो वाज़ेह तौर पे नज़र आता है कि बिलावल साहब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं, क्यों इशारा कर रहे हैं, और ये गैर मुनासिब और गैर ज़रूरी और इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहिरा उन्होंने किया। बिल्कुल उसका जवाब जो है हमारी पार्टी की लीडरशिप ने दिया कि ये फ़ैसला रियासत का नहीं होता, ये फ़ैसला आवाम का होता है, और आवाम ने फ़ैसला कारकर्दगी देख के किया है। वहाँ पे उन्होंने सूबा सिंध की कारकर्दगी भी देखी, सूबा पंजाब की कारकर्दगी भी देखी, उन्होंने पिछले 3 टेन्योर्स मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के भी देखे, ये टेन्योर वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का भी एज़ प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं, और उनको पता है कि अगर किसी जमात ने वाक़तन काम किया है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। दैट स्पीक्स फॉर इट फ्राम इट्स पास्ट एंड जो रिकॉर्ड है हमारा, और इसी तरह जो आगे काम भी करना है, जो काम करने वाली जमात है, जो काम करने की सकत रखती है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और इसी जमात पे उन्होंने एतमाद किया। अब 13 में से 9 सीटें मिल गई, और अब आप जो है यू क्राइंग वुल्फ। लेकिन जब गिलगित बल्तिस्तान में और कोई इतनी ज़्यादा अक्सरियत नहीं थी, कोई 1 या 2 सीटों का फ़र्क ही था, हमने उसको तस्लीम किया, हमने खैर मख्तम किया, खुले माथे से उसको वेलकम किया, खुले फ़राग दिली का मुजाहरा करते हुए मुबारकबाद पेश की, और उसके बाद जब मुबारकबाद पेश की उनको कहा कि आप बनाएं हुकूमत, तो उसमें हमने यही बात हुई, और ये कल टीवी चैनल्स में डिस्कस हुई, हमने कहा हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे, और उनके अपनी कहने पे ही था कि आप हमें सपोर्ट करें। अच्छा बैरिस्टर हमने सपोर्ट किया। तो ये अब धांधली का ये एक चीज़ मुझे ज़रूर कहने दें, ये असल में खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, और पीटीआई का जहाँ पीटीआई हार रही थी, पीटीआई की नक्शे कदम पे चलते हुए उनसे जो है इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हुए पीपल्स पार्टी का अब ये वतीरा हो चुका है, माजत के साथ मुझे कहना पड़ता है बस एहतराम, कि जहाँ वो हारें वहाँ वो धांधली का शोर मचा दें और एक्सपेक्ट करें कि शायद अवाम जो है उसकी आंखों में धूल जो है वो हम मुकम्मल नक्शे कदम पे चल रहे हैं कि थोड़े थोड़े चल रहे हैं? मैं जरा सर मुकम्मल नक्शे कदम पे चल रहे हैं, थोड़े इलेक्शंस के हवाले से चल रहे हैं, इलेक्शंस के हवाले से चल रहे हैं, अवाम को गुमराह करने के मसला खराब हो जाएगा ना, वो हार जाते हैं जी जहाँ वो हार जाते हैं, जहाँ वो हार तस्लीम नहीं करना चाहते, वहाँ पे वो देख वो अंग्रेजी में कहते हैं ना क्राइंग वुल्फ, और फिर जाहिर बात है जब ये कहना और फिर करना और फिर उसके बाद कहना नहीं जी धांधली हो गई है, भाई धांधली हुई है तो उसके कोई सबूत सामने रखें ना। आप कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत हैं, अभी तक क्या कोई सबूत पेश किया गया? बिल्कुल नहीं, कोई सबूत पेश नहीं किया गया, सिर्फ एक नैरेटिव बिल्डिंग करने की कोशिश की जा रही है, प्रेशर टैक्टिक्स हैं और कुछ नहीं है। वहाँ पे तमाम तर जो मामलात साफ शफाफ एक शफाफियत के साथ ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, अवाम को इस नैरेटिव बिल्डिंग को सीरियस लेना चाहिए सर, अवाम को इस नैरेटिव बिल्डिंग की जो कोशिश है उसको सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत की जंग नहीं है, बल्कि पीपल्स पार्टी और पंजाब हुकूमत की जंग है, क्योंकि बिलावल साहब को काउंटर मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं। क्या बात दुरुस्त है आपके ख्याल में? बिलावल का मसला मरियम नवाज साहिबा से है? जी नहीं, मैं समझता हूँ कि ये मसला पूरी पार्टी के साथ है, और कोई पार्टी का पंजाब में हुकूमत हो पार्टी की या वफाक में हो, पार्टी एक ही है, और पार्टी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की है। और ज़ाहिरी बात है कि अगर आप पार्टी को यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने टारगेट तो आज वज़ीर आज़म को भी कर दिया, ये तो कोई ऐसी बात नहीं, फिर साबका वज़ीर आज़म जो हैं उनको भी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं उनको टारगेट किया, तो पार्टी जिसकी है, जिसकी पार्टी हुकूमत में है, जिसकी जमात हुकूमत में है, उसके साथ आप इत्तेहादी के तौर पर बैठे हुए हैं, इक़्तिदार के तमाम तर मज़े आप लूट रहे हैं, आइनी ओहदे आप इंजॉय कर रहे हैं, हिस्सा आपने रखा हुआ है कि भाई हिस्सा बकदर जुस्सा जो है हमारा इसमें होना चाहिए तमाम तर अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, तो फिर इस चीज़ पे देखें ना, एतराज़ करने का कोई आपको हक हासिल नहीं है कि आप एतराज़ करें। कानून साजी आपकी मर्ज़ी से होती है, आपकी ईमा के बगैर जो है हम एक बिल जो है पार्लियामेंट में वो पास नहीं कर सकते, तो ये तमाम चीज़ें आपकी रजामंदी के बगैर हम कोई लेजिस्लेटिव स्टेप नहीं उठा सकते, तो ये तमाम चीज़ें हैं। और उस पर यह कहा जा रहा है कि जिन्हें
फाइनेंस बिल पे वोटें चाहिए थी तो इसलिए किया, ऐसा नहीं है। और ठीक है। आपको पता है दीगर इत्तेहादियों के साथ फाइनेंस बिल के ऊपर कोई 2/3 अक्सरियत कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो रही होती। इनकी हिमायत के बगैर भी हम वो फाइनेंस बिल पास करा सकते थे, लेकिन हम एहतराम और इज़्ज़त के जो एक रिश्ता है और जो एक दायरा है, जो काम करने का एक दायरा है अपने इत्तेहादियों के साथ, उनको ऑन बोर्ड लेके उनको साथ चलाने का। ठीक है। अच्छा बैरिस्टर कील साहब जरा थोड़ी तस्हीह कर दें, आरा को इनकॉर्पोरेट करने का। ठीक है, थोड़ी एक तस्हीह कर दें, फिर मैं फर्दर सवाल के जाऊंगा। मुस्लिम लीग नून की नज़र में और बहसियत आप वज़ीर कानून इंसाफ हैं, उनकी नज़र में रियासत का क्या मायनी है, रियासत का मतलब क्या लें, अवाम को क्या लेना चाहिए? देखें, इसकी तशरीह मैं तो नहीं करूंगा, आप खुद इसकी तशरीह कर दें कि रियासत। मैं तो पार्लियामान समझता हूँ, मैं जो सतून है 4 उनको समझता हूँ, जिसमें एक मीडिया भी शामिल होता है, पार्लियामान भी शामिल है, मुकन्नना शामिल है, मैं तो इनको समझता हूँ। तो बिल्कुल यही मेरी भी डेफिनेशन उसकी होगी या तशरीह होगी इस हवाले से कि ये तमाम तर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस मिलके और जो हमारी ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स का, सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें जुडिशरी है, जिसमें एग्जीक्यूटिव है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें पार्लियामान है, जिसमें मीडिया है, इन सबको ही मिला के यही स्टेट होती है और स्टेट का, रियासत का मतलब यही होता है। अब वो उन्होंने लफ्ज़ रियासत तो नहीं, कुछ और ही इस्तेमाल किया। अब मैं उसमें क्या कह सकता हूँ या वो किस तरफ इशारा कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ये और आप जिन उसको 4 सूबों की आपने बात की, इन तमाम को तामीर करने में बिलावल साहब की पार्टी का हर लिहाज से मुकम्मल किरदार भी इसके अंदर शामिल है। सवाल मेरा यह है, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर भी तो करने ना, हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि बिलावल साहब बहुत गुस्से में हैं, मुजफ्फराबाद में कहते हैं कि मैं बेनज़ीर भुट्टो की तरह सियासत करना चाहता हूँ, वरना मैं भी सदर आसिफ अली जरदारी का बेटा हूँ, मीर शाह नवाज भुट्टो मीर मुर्तज़ा का भांजा हूँ, यानी वो मज़ाहमत की बात कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ वो मज़ाहमत की बात करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं मैं सदर आसिफ जरदारी साहब का बेटा हूँ। तो सदर साहब से तो हम सारे ही सियासत सीखते हैं, क्योंकि वाक़तन मैं समझता हूँ कि आप भी इस बात के कायल होंगे कि ही इज़ अ ग्रेट पॉलिटिशियन, सदर आसिफ अली जरदारी साहब। तो बिल्कुल इसमें तो कोई राय नहीं है, कोई 2 बातें नहीं हैं, लेकिन उन्होंने सब्र, तहम्मुल और जो सब्र का दामन है वो थामे रखा। उन्होंने मफाहमत की बात की, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान खपे की बात की। ये तो किसी और डगर चल रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल से एक कंप्लीट 180 डिग्री शिफ्ट है पार्टी पॉलिसी में भी और शायद सदर जरदारी साहब की पॉलिसी में भी। तो इसकी मुझे समझ नहीं आती, बट देन अगेन आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन दिस, बिकॉज ये उनकी अपनी पार्टी का मामला है, ये इनकी अपनी पार्टी के इंटरनल इश्यूज़ हैं जो उनको एड्रेस करने हैं। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि AJK में हुकूमत किसकी थी, AJK में हुकूमत और वज़ीर आज़म किसका था, AJK में एडमिनिस्ट्रेशन किसकी थी। अब ये तमाम तर ताने जो हैं वो नून लीग को तो मत दिए जाएं। अगर आप खुद ही अपनी हुकूमत होने के बावजूद जो है यू क्राइंग वुल्फ और फिर आप धांधली के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ आती कि किस मंतक से, किस मकसद से वो लगा रहे हैं, किस सोच से लगा रहे हैं। और AJK में जो वज़ीर आज़म है वो कोई और बात करता है, बिलावल साहब कोई और बात करते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, कोई तालमेल आपस में मिल नहीं। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि कश्मीर की सूरत हाल सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास इसका हल मौजूद है, इस पर एक अदद कमीशन कायम करना चाहिए, एहतजाज करने वालों को कमीशन के फैसले तक इंतजार करना चाहिए। क्या हुकूमत बिलावल साहब की ये बात सुनने के लिए तैयार है? ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कायम करने का जो मुतालबा किया जा रहा है, हुकूमत मानेगी? देखें, ये बहुत अच्छी तजवीज़ है, क्योंकि इससे दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि इनकी पार्टी के लोग भी हमारे साथ जो वज़रा थे, जो AJK के लोगों के साथ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ इंगेज किया, वहाँ के लोगों के साथ इंगेज करके फिर हमने वो 35 पॉइंट्स जो हैं उनके माने 38 में से जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स थी, इलीगल डिमांड्स थी, हमने वाज़े तौर पर उनको कह दिया कि ये नहीं हो सकती, इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज की ज़रूरत है, पार्लियामान में इसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है। तो ये अच्छी बात है, होनी चाहिए। इन माई पर्सनल प्राइवेट कैपेसिटी मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट करूँगा कि बिल्कुल बने, ताकि जैक का जो चेहरा है वो भी दुनिया के सामने बेनकाब हो, पाकिस्तानियों के सामने, वहाँ के लोकल जो लोग हैं कश्मीरी, उनके सामने बेनकाब हो कि उनको अपने अल्टीरियर मोटिव्स के लिए किस तरह इस्तेमाल किया गया। जो उन्होंने एक नेफेरियस डिज़ाइन बनाए थे कि 35 डिमांड्स आपकी मानी जा चुकी 38 में से, और 2-3 जो हैं जो जिसके लिए कानूनी चारागोई की ज़रूरत है या कानूनी नज़र से मामलात को या आइनी मामलात को देखने की ज़रूरत है, उस पर आपने जो है जिस किस्म की कैंपेन चलाई, जिस किस्म की फंडिंग आपको मौजूद थी, जिस किस्म का एंटी स्टेट नैरेटिव आप बिल्ड करना चाह रहे थे,
वो बिल्कुल दूध का दूध पानी यानी का हुकूमत पानी को कोई होना एतराज़ चाहिए। नहीं है कमीशन के क़याम और कश्मीर की सूरत हाल को प्रोब करने के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका। अकील मलिक साहब वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ हमसे बात कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिचुएशन पर क्या राय रखती है। नाज बलोच साहिबा और हुमायूं मेमन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं, इन सब पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नाज बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर हुमायूं मेमन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाज बलोच साहब, सबसे पहले आपसे ही बात का आगाज़ कर लूँ, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि इतने संगीन और सख्त किस्म के इल्ज़ामात आप किस तरफ आएंगे। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का ये पहला राउंड है और पीपल्स पार्टी बहुत बड़े बड़े धांधली के इल्ज़ामात लगा रही है। तो आज तो बल्कि मरियम नवाज साहबा ने रद्द-ए-अमल भी दिया है कि पीपल्स पार्टी दरअसल खुद धांधली की बारीक वारदात की मास्टरमाइंड है और वो धांधली का रोना रो रही है। क़यामत कितने बजे है, ये उनका कहना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है जो सियासी जुमलेबाजी और तेज बयानात का जो सिलसिला है, ये तो सियासत का शायद हिस्सा है और नून लीग शायद पसंद करती है इस तरह के बयानबाजी करना। तो बहरहाल मैं तो हकाइक पे बात करूंगी और जो फैक्चुअल ग्राउंड हकीकतें हैं वो इसके बरक्स हैं। जो नताइज दिखाई दे रहे हैं, हकीकतन आपको पता है कि इलेक्शन के दिन जिस तरह से रिगिंग की गई, जिस तरह प्रिजाइडिंग अफसर के सामने ठप्पे पे ठप्पे लगाए गए, सैकड़ों की तादाद में ठप्पे लगा लगा के एक शख्स बराह रास्त सैकड़ों ठप्पे लगा रहा है और वो डब्बे में डाल रहा है। और अगर इसको वो कहते हैं कि ये उनकी जीत है तो अल्लाह हाफिज है। ऐसी जीत पे तो मैं यही कह सकती हूँ। फिर डब्बे पकड़ के पूरे बैलेट बॉक्सेस को लेकर इमारतों के पोलिंग स्टेशंस के अंदर पब्लिकली उनको जलाया जा रहा है और वो शख्स बराह रास्त उसकी वीडियो फुटेज मौजूद है। और अगर इसको वो अपनी जीत मानते हैं तो अफसोस है ऐसी जीत के ऊपर। फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर को शहीद किया जाता है, स्ट्रेट फायर की जाती है उसके ऊपर। तो फिर अगर ऐसी जीत को वो अपनी जीत मानते हैं, बड़े ही अफसोस है मुझे ऐसी जीत के ऊपर। अलबत्ता जहां तक ये जुमलेबाजियां हो रही हैं, तो देखे ना, होना तो ये नहीं चाहिए था कि इंतखाबात से 3 दिन कबल अचानक जो है वो मोहब्बत जाग उठती है और वो 10 बसों का तोहफा दे दिया जाता है। क्या कश्मीर की अवाम जो है वो आपने उनको सियासी समझ और बसीरत से आपने क्या दूर समझा है? हरगिज नहीं। कश्मीर के लोगों को, आज़ाद कश्मीर के लोग सियासी तौर पे इंतहाई मेच्योर हैं, वो अपना फैसला करना जानते हैं। आपने 10 इलेक्ट्रिक बसेस देकर समझा कि लोग आपको वोट दे देंगे इस बात के पीछे। और इसके अलावा आप ये देखेंगे जहां जहां हमारी अच्छा, कल इख्तियार वली साहब थे वज़ीर आज़म साहब की मुशीर, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कहा वो बसें इलेक्शन कमीशन ने जब्त कर ली हैं। खैर, मेरा सवाल दूसरा है, जैसे कि आपने कहा कि सियासी बयानबाजी ये जमहूरियत में चलती रहती है, तो अब मेरा ख्याल है इस दौरान ये जो सियासी बयानबाजी हो रही है ये इसलिए है कि अवाम के वोट को माइल किया जाए। तो कहीं ना कहीं आपकी बात का ये मतलब तो नहीं कि अवाम इन इल्ज़ामात को सीरियस ना ले, क्योंकि बिलावल साहब ने इसी इलेक्शन कम्पेन में कहा कि ये मरकज़ की हुकूमत फार्म 47 वाली है नून लीग की, यही कहा कि रियासत को फैसला करना चाहिए, यही कहा ये इंतखाबात उतने ही शफाफ होंगे जितने पूरे पाकिस्तान में हुए हैं। बहुत सख्त इल्ज़ाम तो बिलावल साहब ने भी लगाए हुए। देखिए, क्योंकि जीबी के इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत जो है वो नून लीग को हजम नहीं, सारा मसला यहीं से पैदा हुआ। जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो सियासी जमात जो कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक नुमाइंदगी रखती है, हमारे नुमाइंदगान पार्लियामान में और सूबाई असेंबलियों में मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान में। हम सिर्फ एक सूबे की सियासत नहीं करते, हम पूरे पाकिस्तान की सियासत करते हैं। और जब जीबी में हमारी जीत इनसे हजम नहीं हुई, इन्होंने वहां पे भी पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से धांधली करके हमारे रिजल्ट्स को तब्दील किया जाए। लेकिन चूंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने कैंडिडेट्स और अपने वोट के तहफ़्फ़ुज़ को करना जानते हैं, क्योंकि उनकी जो तरबियत है, सियासी तरबियत, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरबियत उन्होंने सीखी है उनसे। अपने वोटर का तहफ़्फ़ुज़, अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा आईनी हक है। जब हमने आवाज उठाई, जब हमने अपनी चीजें, बातें सामने ला के रखी, मीडिया की आमने चीजों को दिखाया, तो फिर ये पीछे हटे। और इसी तरह से अब भी हमारे साथ जो धांधलियां हुई है, अफसोस तो इस बात के ऊपर है कि चोरी ऊपर से सीना चोरी।
आप धांधली भी करें, आप ठप्पे भी ठीक है, लगाएं, आप वोट भी आपका चुराएं, आपका पॉइंट आप आ गया। आप गोलियां भी चलाएं, आप जी वोट जी, भी चलाएं, और उसके ठीक बाद है आप कहें कि हम जीत गए, आप हार गए, जी और आप नाज साहिबा, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस तमाम फसाद की जड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना। हुमायूं महमूद साहब, बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि आपकी जमात से मुतल्लिक पीटीआई को आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के बाइकआउट के फैसले पर नजर सानी करनी चाहिए, जमहूरी अमल का हिस्सा बनना चाहिए। पहले भी इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी गलती थी कि मैं इंतखाबी बाइकआउट किया था। मैदान को खाली ना छोड़ें, बिलावल साहब कह रहे हैं। वाकई आप लोगों ने एक गलती की मैदान खाली छोड़कर, क्योंकि अगर आप बीच में होते तो कम से कम नून लीग और पीपल्स पार्टी में ये संगीन इल्जामात का तबादला ना होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैं आज से प्रॉब्ली 10 दिन पहले ये समझ रहा था कि शायद हम लोगों ने जो फैसला किया है वो हो सकता है कि गलत फैसला हो, हमें वाकई मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ जो हालात हैं, जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के, जो वहाँ की अवाम के हालात हैं, तो मैं समझता हूँ हमारा फैसला बिल्कुल ठीक था कि हम अवाम के साथ खड़े हैं। अवाम ने तो सारा बॉयकॉट किया हुआ है। अब इन सारी चीजों को देखकर और खास तौर पे देखें, जो इल्जाम इस वक्त बिलावल भुट्टो लगा रहे हैं, ये एग्जैक्टली वो इल्जाम है जो हम लगा रहे हैं। नाज बलोच साहबा, अभी तो खुद हुमायूं महमूद साहब भी मान रहे हैं कि जो हमारा बयानिया है वही इस वक्त बिलावल साहब का है। कल वज़ीर आज़म के मुशीर इख्तियार वली साहब कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि ये बिलावल नहीं बात कर रहे, इमरान खान साहब बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई सिमिलैरिटी तो है। और ये ऐसे में जब बिलावल भुट्टो साहब ने मुजफ्फराबाद में ये कहा कि रियासत को फैसला करना चाहिए, थोड़ी ज़रा आप इसकी तशरीह कर दें कि कौमी मफाद अहम है या रियासत का मफाद अहम है, ज़रा इसको थोड़ा बाइफिकेट कर दें। क्योंकि अज़मा बुखारी साहबा जो हैं वो ये कह रही हैं कि कल बिलावल साहब ने किसी का गला पकड़ा था, फिर सारी रात पैर पकड़ कर बैठे रहे। ये किस तरफ इशारा है इसमें कोई सदाकत? देखिए, इस किस्म की जो है ना, जो ख्याली पुलाव है और मन घड़त बातों का जो सिलसिला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म की बातें ना करती है, ना ऐसी बातों का जवाब देना दुरुस्त समझती है। क्योंकि इस किस्म की ना बिलावल भुट्टो जो है वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा है, जिसने फांसी का फंदा चूम लिया, लेकिन ना किसी के गोडे पकड़े, ना किसी के हाथ पकड़े, ना किसी के पांव पकड़े। ये जुल्फिकार अली भुट्टो की तरबियत वाली पार्टी है। वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा है, जो ललकार के दुश्मन को, जो मुल्क के खिलाफ दुश्मन थे, उनको ललकारते हुए इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए, हक के लिए आई और जान की बाजी दे गई। वो उस बहादुर माँ का बेटा है। वो क्या बोलेंगे जिन्होंने कभी अपनी उंगली भी जख्मी ना की हो? वो बैठकर हमें सबक सिखाएंगे, वो हमें बैठ के सिखाएंगे। बहरहाल, जहां तक बात है बिलावल भुट्टो साहब जो बात कर रहे हैं, वो मैंने आपसे जिस तरह पहले कहा, देखें, वफाकी वज़रा जा जाके पूरी कैंपेन का बराह रास्त हिस्सा हो रहे हैं, चीफ मिनिस्टर जा रही हैं, पूरी अब मशीनरी जो रियासती जो हुकूमती मशीनरी है उसको वहां पे जाके आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपको लगता है ये सब कुछ करके आप जोरावरी करके कश्मीर के इलेक्शंस को बदनाम करेंगे, आप हाईजैक करेंगे कश्मीर के इलेक्शंस को? ये बहुत बड़ी खाम ख्याली है। क्योंकि जिस तरह मैंने आपसे रियासत कहा से क्या मुराद ले, वंस फॉर ऑल देखिए, क्लियर कर देना नाज साहिबा। आपके पास मैंने अभी आपको कहा कि वफाकी वज़रा वहां पे जाके बैठे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर एक सूबे की। क्या हमारे सिंध के चीफ मिनिस्टर वहां पे गए? वो भी जा सकते थे। हमने भी बेतहाशा सेहत के शोबे में मार्केट सर किए, हमने भी बहुत जबरदस्त सेहत के शोबे में सिंध में काम किया है, जिसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। तो आज जाके वो हमें जाके कश्मीर में जाके पंजाब हुकूमत के खिलाफ बात करते तो कैसा लगता? लेकिन हम नहीं करेंगे। पंजाब हमारा उतना ही है जितना सिंध हमारा, क्योंकि पंजाब से भी हमारे पास एमएनएस हैं। जिनके पास सिंध में एक एमएनए का कैंडिडेट ना हो, वो बैठ के बोल रहे हैं कि सिंध की अवाम पंजाब की हुकूमत से बड़ी इंस्पायर्ड है। तो जनाब, आपसे इतनी इंस्पायर्ड है तो आपको तो एक कैंडिडेट नहीं मिलता सिंध में, आपको तो एक एमपी का कैंडिडेट नहीं मिलता सिंध में ढंग का, जिसको आप कंटेस्ट करवाएंगे। वैलिड पॉइंट है जी, वैलिड पॉइंट है, आपका पॉइंट आ गया है। हुमायूं महमूद साहब, आप कुछ फोर्सी करते हैं? क्योंकि मुझे इतना लग गया कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो नैरेटिव रहा है इलेक्शन के नतायज से मुतल्लिक, वो किसी भी जमात का हो सकता है, लेकिन थोड़ा दर्द, थोड़ी तकलीफ और थोड़ी कम बर्दाश्त रिक्वायर्ड है। पीपल्स पार्टी कश्मीर में नहीं, वफाक में भी नून लीग के मैंडेट पर अब सवाल उठा रही है। फॉर्म 47 का बाकायदा तौर पर, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम है। तो नून लीग की जानिब से भरपूर जवाब भी दिया जा रहा है। आपको लगता है ये कशीदगी बढ़ती हुई नजर आ रही है, या इलेक्शन के बाद दोनों जमातें सब भूलकर दोबारा एक पेज पर होंगी? देखिए, पीपल्स पार्टी के गवर्नर थे जिन्होंने कहा था कि नून लीग ने टोटल 17 सीटें ली हुई हैं
इन्हीं के जो पंजाब के गवर्नर हैं उनके ही अल्फाज थे ये। बाकी टसूरी साहब तो इनके भी नहीं है, उन्होंने भी यही कहा हुआ है। हर एक शख्स ने नून लीग को ये ताना दिया हुआ है कि आप लोग तो एक किस्म के किराए के उस पे आए हुए हैं, आपकी जो क्या कह सकते हैं अर्निंग्स वैसी नहीं है, आप डिजर्व नहीं करते लेकिन आए हुए हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं महमूद साहब, पाकिस्तान तहरीक सेनेटर, वो हमारे साथ मौजूद थे। नाज बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। चंद दिनों के आर्जी वक्फे के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर अपने अरूज पर पहुंच गई। मशरिक वस्ता का अमन उस वक्त टूटा जब सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में दावा किया कि ईरानी पासादारान इनकलाब ने उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाने के लिए ईरान से मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ताहम अमरीकी दिफाई निज़ाम ने तमाम मिसाइल कामयाबी से फिजा में ही तबाह कर दिए, मगर ईरान ने अब तक इन हमलों की तस्दीक नहीं की है। मशरिक वस्ता में जारी इस कशीदगी में सऊदी अरब भी बराह रास्त शामिल हो गया है। सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर पहली बार इराक में मौजूद ईरान नवाज मलेशियाओं के मखसूस ठिकानों को निशाना बनाया है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी रॉयल फजाइया ने इराक में 4 मकामात पर हमले किए। इनमें बसरा, वासिद, करबला और नैनवा का मैदान शामिल है। सऊदी वज़ारत दिफा के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालकी ने अपने बयान में कहा कि मुमलिकत की मुसल्लह फ़ौज ने इराक में इन अहदाफ को निशाना बनाया जो सऊदी अरब की अहम तेल तंसीबात पर हमलों में मुलव्वस अनासर से मुंसलिक थे। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने भी कार्रवाई की तस्दीक करते हुए कहा कि इराक में मखसूस अहदाफ को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत है। सेंटकॉम ने भी इस बयान में इस मुश्तरका कार्रवाई की तस्दीक की है। सदर ट्रंप ने ईरान को सख्त जवाब देने का ऐलान करते हुए कहा है कि अमरीकी मफादात पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने उर्दन में अमरीकी बेसिस पर हमलों का भरपूर जवाब देने का ऐलान भी किया है। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने इराक में ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रोहों को नया कैंसर करार देते हुए कहा कि सऊदी अरब और अमरीका ने मिलकर उनके खात्मे की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी इराक में ईरानी प्रॉक्सीज को निशाना बनाया जा सकता है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस का कहना है कि गुज़िश्ता शब इराक में इसके ठिकानों पर अमरीका और सऊदी अरब के मुश्तरका हमलों में इसके कम अज़ कम 20 अराकीन हलाक और 20 जख्मी हुए हैं। बीबीसी के मुताबिक पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस इराक की शिया मिलिशियाओं और नीम फौजी ग्रोहों का एक इत्तेहाद है जिसे ईरान की हिमायत भी हासिल है और जिसके पासादारान इनकलाब के कुदस फोर्स के साथ करीबी ताल्लुकात बताए जाते हैं। तजियाकारों के मुताबिक ये पेशरफ्त इसलिए आम है कि सऊदी अरब अब तक इस पूरी जंग से दूर रहने की कोशिश करता रहा है और इसका बराह रास्त अस्करी कार्रवाई में शामिल होना खित्ते में कशीदगी के एक नए दायरे की निशानदही करता है। इराक के वज़ीर आज़म अली फ़ाले अल ज़ैदी ने मुल्क में होने वाले मौलिक हमलों के बाद अपना तयशुदा दौरा सऊदी अरब मौखर कर दिया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र यह फैसला फौरी तौर पर किया गया है। दूसरी जानिब इराक के बासर शिया रहनुमा मुक़्तदल सदर ने ईरान की पासादारान इनकलाब और इससे वाबस्ता मुसल्लह ग्रोहों पर जोर दिया है कि वो इराक की सरजमीन को किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल ना करें और मुल्क को एक नई जंग में धकेलने से गुरेज करें। अब हुर्मुज़ के बाद बाबुल मंदब का तनाज़ा भी तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। रॉयटर्स ने ज़राए के हवाले से दावा किया है कि ईरान की हिमायत याफ्ता यमन की हौसी तहरीक अंसारुल्लाह बाबुल मंदब से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों पर फीस आयद करने की तजवीज़ का जायज़ा ले रही है। ताहम इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए अभी कोई हतमी टाइम फ्रेम तय नहीं किया गया। रॉयटर ने इस मामले से वाकिफ हुक्काम के हवाले से यह भी दावा किया कि इस मंसूबे के 2 बुनियादी मकासद हैं। पहला, बैनुल-अक़वामी समंदरी रास्तों पर फीस वसूल करने के अमल को मामूल बनाना और दूसरा, अमरीका पर दबाव में इजाफा करना। ज़रा ने इंकशाफ किया कि इस मुजव्वज़ा मंसूबे के तहत चीनी जहाज़ों को फीस से इस्तिस्ना दिया जा सकता है। इसमें हौसियों की रजामंदी भी शामिल है। रॉयटर्स ने अपनी एक और रिपोर्ट में यह दावा किया कि ईरान आइंदा चंद हफ्तों में चीन से जदीद कंधे पर रखकर फायर किए जाने वाले फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की पहली खेप हासिल करने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यह मुआहदा ईरान की फ़िज़ाई दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाने की बड़ी कोशिशों में से एक अहम जरिया करार दिया जा रहा है। ईरान ने चीन से 300 से 400 तक जदीद मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का मुआहदा किया है, जिनमें QW-12 FN-16 तर्ज के मिसाइल सिस्टम शामिल है। ज़रा ये भी बताते हैं कि इस मुआहदे की मालियत तकरीबन 60 से 70 मिलियन डॉलर के दरमियान है। इब्तदाई खेप आइंदा चंद हफ्तों में ईरान पहुंचने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ताहम इस हवाले से दोनों ममालिक की जानिब से बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई है। जबकि दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तान, कतर और ओमान तनाज़े के हल के लिए कोशा है। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के सालसों का ख्याल है कि अमरीका और ईरान एक ऐसे मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं जो नाकाम साबित होने वाली मफाहमती यादाश्त को दोबारा नाफिज करेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान, मिस्र और कतर के मुज़ाकरातकार इस बात की वजाहत पर काम कर रहे हैं कि आबदा हुर्मुज़ में आमदरफ्त का निज़ाम किस तरह चलाया जाएगा।
मुज़ाकरातकार हुर्मुज़ के इंतजामी तरीक़ाकार पर इख्तलाफात दूर करने में मसरूफ़ है। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग में आर्जी वक्फा क्या कभी मुस्तकिल होगा, इस पर राय लेने के लिए बात कर लेते हैं रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब से। फैसल शाह साहब, मशरिक़ वस्ता में आर्जी वक्फा तो है मगर अब कशीदगी एक बार फिर से शुरू हो गई है। स्पेशली अमरीकी फ़ौज ने उर्दन में फ़ौजी हमला नाकाम बनाने का दावा किया है, जिसका ईरान इस हवाले से तरदीद कर रहा है। सऊदी अरब अमरीका ने इराक में मुश्तरका कार्रवाई भी की है। तो इस सारी पेशरफ्त को आप कैसे देखते हैं? क्या जंग का दायरा वसी होने जा रहा है? देखिए, जंग का दायरा मेरा ख्याल है कि वसी, ऐसा लग रहा है हमें कि वसी होने जा रहा है, लेकिन होगा नहीं वसी, इसलिए कि एक तो अमेरिका और ईरान डायरेक्टली एक दूसरे पे अभी अटैक नहीं कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है। और ये जो छोटे छोटे पॉकेट्स में इधर उधर चीजें हो रही हैं, ये मेरा ख्याल है कि डाई डाउन कर जाएंगी, ये रुक जाएंगी। एक चीज जिसका मुझे यकीन है वो ये है कि देखें, पूरी दुनिया को, खित्ते को, अमेरिका और ईरान, इन सबको ये पता है कि जंग किसी के मफाद में नहीं है। इस वक्त सिर्फ कुर्रे अर्ज पे एक मुल्क इजराइल है जो ये समझता है कि इस जंग को जारी रहना चाहिए और खित्ते के ममालिक को इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। ये उसकी पहले दिन से कोशिश है। तो इस वक्त जो चीजें हो रही हैं वो ऐसा लगता है कि इजरायली स्क्रिप्ट के तहत हो रही हैं और इजराइल की मंशा इसमें और खुशी शामिल है। लेकिन मुझे ये पता है कि, और हम सब ने ये देखा भी है कि जब 40 दिन की जंग हुई थी तो बावजूद इसके कि बहुत ज्यादा कोशिश की गई इजराइल की तरफ से, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए गए कि ये खित्ते के ममालिक शामिल हो जाए जंग में, लेकिन वो नहीं हुए। तो अभी अगर ये जो पॉकेट्स में लड़ाइयां हो रही हैं या अटैक्स हो रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये इंटरम है, टेम्पररी है और ये खत्म हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि हम पीस की तरफ बढ़ेंगे। चले ये बता दें, इस सूरत हाल में आप कोई मुज़ाकरात का कोई इम्कान देख रहे हैं? सफारतकारों के पास अभी भी ऑप्शंस हैं या आहिस्ता आहिस्ता महदूद होती जा रही है? 100%, मैं कहता हूँ कि 100% मुज़ाकरात होंगे, हो भी रहे हैं बैकडोर, और होंगे भी, और फिर एग्रीमेंट पे पहुंचेंगे जरूर। क्योंकि देखें, ये जो दोनों पार्टीज हैं, इन्होंने ये देख लिया है कि जंग से कोई फायदा नहीं है, दोस्त धमकी से कोई फायदा नहीं है, जबान इस्तेमाल करने से कोई फायदा नहीं है, असल फायदा है मेज पर बैठने से। बहुत शुक्रिया। रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।